मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। परीक्षा के दृष्टि से यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक पे अच्छी पकड़ के लिए स्वाध्याय की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है तथा इस डिजिटल युग में किसी भी टॉपिक के लिए यदि आप YouTube पर जा रहे हैं तो अच्छे शिक्षक की तलाश करें, अन्यथा ऊंची दुकान फीकी पकवान की बात हो जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि पढ़ाई डिजिटल हो, इसका मतलब कि क्वालिटी अच्छी मिल रही हो। मेरे बात पे ध्यान दें। और आज का टॉपिक पूना पैक्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सामान्यतः पूना पैक्ट, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं, इसे समझने के लिए आपको सांप्रदायिक पंचाट समझना होगा तथा इसी सांप्रदायिक पंचाट को हम किस नाम से जानते हैं तो कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। पूना समझौता को समझने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को समझें, अर्थात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद जो घोषणा की गई, उस घोषणा को हम सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। यह घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई, अर्थात रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई तो 16 अगस्त 1932 को की गई। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसके कारण रैमजे मैकडोनाल्ड को यह घोषणा करनी पड़ी, तो आपको समझना पड़ेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चली, जिसमें भारत के मुख्य राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस ने भाग लिया तथा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनी भागीदारी बनाई। इसी क्रम में आपको समझना होगा कि डिप्रेस्ड क्लास के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। डिप्रेस्ड क्लास, जिसे शाब्दिक रूप से हम भारत की बहुसंख्यक समाज अर्थात वंचित समाज अर्थात शोषित समाज के नाम से जानते हैं। इस समाज की मुखर आवाज डॉक्टर अंबेडकर बने और इन समाज की आवाज के लिए वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनी अपनी मांगे रखी। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन की मांग की गई। इसी क्रम में मुस्लिम लीग भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। अंग्रेजों की प्रारंभिक नीति फूट डालो और शासन करने की थी। इस तथ्य को समझना होगा। भारत विभिन्नताओं का देश था, यहां विभिन्न जातियां और धर्म के लोग रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में पृथक निर्वाचन की मांग के कई म्याने थे। एक तरफ राजनीतिक षड्यंत्र और सामाजिक दुर्भावनाओं के कारण पिछड़ा समाज मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहा था। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से यह समाज काफी पिछड़ा था। ऐसे में अंबेडकर ने उन्हें राजनीति के मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। लेकिन जिन्ना जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जो देश के देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करती थी,
उसे लगा कि पृथक निर्वाचन देश के लिए काफी खतरनाक है। फलतः महात्मा गांधी के द्वारा कम्युनल अवार्ड को समाप्त करने की मांग की गई। यहां ध्यान देने की बात है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा अर्थात कम्युनल अवार्ड को समाप्त करने से इनकार कर दिया। उसके पीछे भी तथ्य है। तथ्य क्या है इसे समझना होगा। हल्की फुल्की किताब से पढ़ने से किसी भी टॉपिक पे आपकी पकड़ काफी मजबूत नहीं हो सकती है। विशेषकर YouTube पर आपको बहुत ऐसे शिक्षक मिलेंगे जिन्हें आते और जाते में देरी नहीं लगेगी, 1-2 मिनट बोलकर वो लापता हो जाएंगे, जिससे आपकी जानकारी अधूरी हो जाएगी तथा आपकी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे हिंदी का मुहावरा है, नीम हकीम खतरों की जान। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इनकार करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि यह सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ऑलरेडी इंग्लैंड का संसद अर्थात इंग्लैंड के संसद को हम किस नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा पारित था। ऐसी परिस्थिति में कम्युनल अवार्ड को रद्द करना असंभव था। लेकिन गांधी के द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वे सभी पक्ष जिन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की है, यदि वो आपस में बैठकर सहमति बना लेते हैं तो इस घोषणा को समाप्त कर दी जाएगी। गांधी ने कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक और विभाजनकारी माना। इससे देश टूटने का अंदेशा था। आजादी के समय जो देश के गणमान्य नेता थे उनमें वैचारिक मतभेद तो थे, लेकिन इन मतभेदों के बावजूद वे एक दूसरे को काफी सम्मान देते थे तथा जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो संसदीय परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करता था। इसी क्रम में आपको समझना होगा कि कम्युनल अवार्ड के प्रावधान क्या थे, अर्थात कम्युनल अवार्ड घोषणा के प्रावधान क्या थे। भारत की जो पिछड़ी जाति है उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अर्थात 1932 में अंबेडकर के द्वारा की गई थी, जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड अर्थात इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। साथ ही साथ मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन 1932 के पहले से ही भारत में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, जो आगे चलकर देश के लिए एक विभाजनकारी तत्व रहा। 1909 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, अर्थात 1909 से ही भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। लेकिन पिछड़ों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग सर्वप्रथम कब की गई? 1932 में की गई। सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कब से प्रारंभ की गई या कब से थी? तो 1919 से थी। ठीक इसी तरह ईसाइयों को पृथक निर्वाचन की मांग कब से दिया गया था? तो 1919 से दिया गया था। तथा आंग्ल भारतीय अर्थात एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन कब से प्रारंभ किया गया? 1919 से किया गया। यहां ध्यान देने की बात है, मैं स्टार लगा चुका हूं, बाकी जितने सारे वर्ग हैं उनको ऑलरेडी कई वर्ष पहले से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, लेकिन अंबेडकर के प्रयास से पहली बार पिछड़ों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग या स्वीकार
कब की गई? तो 1932 से की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब से थी? 1909 से थी। ठीक उसी प्रकार सिख और ईसाई को कब से दी जा रही थी? तो उन्हें 1919 से दी जा रही थी। यहां पे ध्यान देना होगा कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था में व्यापारिक वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, साथ ही साथ जमींदारों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, महिलाओं और अन्य को भी, वाणिज्य से संबंधित लोगों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। गांधी ने यह महसूस किया कि यदि इन मांगों को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो देश कई टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। फलतः ऐसी परिस्थिति में गांधी के द्वारा अनशन को प्रारंभ कर दिया गया और गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने कहा था, मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन भारत पर बट्टा लगने नहीं दिया या भारत के प्रतिष्ठा को मैंने धूमिल नहीं किया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि इन तमाम मांगों को मान लेने से देश टूटने का डर था। फलतः सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, गांधी ने प्रारंभ किया। चूंकि गांधी आम जनता के नेता थे और समाज के सभी वर्गों का समर्थन था, वहीं डॉक्टर अंबेडकर हजारों साल से वंचित समाज के आवाज थे। ऐसी परिस्थिति में गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजों के द्वारा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पूना के किस जेल में? यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहां है? पूना में है। उसमें गांधी को कैद कर दिया गया। गांधी ने अंबेडकर पे दबाव डालने के लिए आमरण अनशन प्रारंभ किया। गांधी के द्वारा आमरण अनशन कब प्रारंभ किया गया? तो 20 सितंबर 1931 को प्रारंभ किया गया तथा डॉक्टर अंबेडकर पे समझौता के लिए दबाव डाला गया। क्योंकि देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे और पिछड़ों के सबसे बड़े आवाज डॉक्टर अंबेडकर थे। अत्याधिक उम्र होने के कारण, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अंबेडकर पे गांधी को लेकर कई प्रकार के दबाव डाले गए कि आप समझौता कर लें। कई दिनों तक वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन अंतोगत्वा अंबेडकर को लगा कि यदि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जिम्मेवार मैं ही हूंगा। फलतः न चाहते हुए भी अंबेडकर ने गांधी के साथ समझौता किया। लेकिन इस समझौता के पूर्व गांधी ने कहा, अंबेडकर ने कहा, किसे कहा? गांधी को कहा, आप अन्य वर्ग को क्यों नहीं बुलाते हैं? केवल हम पे क्यों दबाव डाल रहे हैं? पृथक निर्वाचन की मांग कई समाजों के द्वारा की जा रही है, आप जिन्ना को क्यों नहीं बुलाते हैं? अब सिख समाज को क्यों नहीं बुलाते हैं? हम पे दबाव क्यों डाल रहे हैं? किसने कहा? अंबेडकर ने कहा। किसे कहा? महात्मा गांधी को कहा। ऐसे प्रश्न पीसीएस के एग्जाम में बार बार आएंगे, विशेषकर स्टेटमेंट के क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। हल्की फुल्की किताब से पढ़ने पर अधूरी नॉलेज होगी। ऐसी परिस्थिति में किसी भी टॉपिक को गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में अंबेडकर ने पुनः गांधी को कहा
हम अपने समाज को धोखा नहीं दे सकते। पहला स्टेटमेंट गांधी को दिया पत्राचार के माध्यम से कि आप अन्य वर्ग को क्यों नहीं बुलाते, हम पे क्यों दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने हजारों साल से शोषित समाज के को धोखा नहीं दे सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर पे यह दबाव था कि यदि महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जिम्मेवार स्वयं मैं हूंगा। फलतः अत्यधिक दबाव के कारण गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। लेकिन इसी क्रम में अंबेडकर के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण पुस्तक, परीक्षा की दृष्टि से यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे याद करने की आवश्यकता आप लोग को पड़ेगी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबल्स। यह पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर अंबेडकर की है, जिसमें अंबेडकर ने कांग्रेस से पूछा या कांग्रेस के बारे में बताया कि आपने शोषित समाज, वंचित समाज, पिछड़े समाज के उत्थान के लिए क्या किया। किस पुस्तक में बताया? व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबल्स, जिसके लेखक कौन है? अंबेडकर। लगातार दबाव के कारण, न चाहते हुए भी, अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को समझौता करने के लिए बाध्य हुआ। यह समझौता किनके मध्य हुआ? तो हल्की फुल्की जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि महात्मा गांधी तो यरवदा जेल में थे, समझौता के लिए जेल में कैद व्यक्ति बाहर कैसे आएगा? फलतः महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महामना थे। और उस महामना का पूरा नाम क्या है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो पूना समझौता हुआ, उसमें एक पक्ष के तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया और महात्मा गांधी के तरफ से यह हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। भारत में महामना की पहली या अंतिम उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की। साथ ही साथ हल्के एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि महामना की उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय को किसने प्रदान की? तो महात्मा गांधी ने प्रदान की। बेसिकली महामना एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षा जगत में उनके द्वारा अतुलनीय कार्य किए गए। लेकिन इस समझौता में दो ऐसे भी नेता थे जिनका योगदान काफी प्रशंसनीय अर्थात सराहनीय रहा। उन नेता का नाम क्या था? तो सर तेज प्रताप सप्रू और सी राजा गोपालचारी। ये दो ऐसे नेता थे जो समझौता कराने में अभूतपूर्व प्रयास किए, क्योंकि अंबेडकर मानना नहीं चाह रहे थे। समझौता होने के बाद, चूंकि इस बोर्ड में उसे मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूं, समझौता हो जाने के बाद सी राजा गोपालाचारी इतने प्रसन्न हुए कि हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर अंबेडकर के कलम को उन्होंने गिफ्ट के तौर पे अपने पास रख लिया और अपनी पेन अर्थात सी राजा गोपालाचारी अपनी पेन अंबेडकर को समर्पित कर दी। यह समझौता के खुशी के समय हुआ। समझौता के प्रावधान क्या थे? अर्थात जो पूना समझौता हुआ, उस समझौता के प्रावधान क्या थे? तो पृथक निर्वाचन की जो मांग अंबेडकर के द्वारा
की जा रही थी, उस मांग को समाप्त कर दिया गया। यहां से टेक्निकल मैटर होगा, इसे ध्यानपूर्वक देखें। अंबेडकर ने बोला, जो वैचारिक समझौता हुआ, अंबेडकर ने बोला कि जब हम पृथक निर्वाचन की मांग समाप्त कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेरे समाज को क्या मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में अंबेडकर ने कहा, इसके बदला मैं आपको आरक्षण दूंगा। क्या दूंगा? आरक्षण दूंगा। आरक्षण एक व्यवस्था है जिससे पिछड़े समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में प्रांतों में 71 सीट को से बढ़ाकर 148 सीट पिछड़े समाज के लिए आरक्षित कर दी गई। इसका समझौता का दूसरा प्रावधान था। तीसरा प्रावधान था, केंद्र में 18 सीट पिछड़े समाज के लिए क्या किया जाएगा? आरक्षित की जाएगी। साथ ही साथ यह कमाल का लाइन है, जनरली आपको किसी पुस्तक में यह लाइन नहीं मिलेगी। पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था की गई थी, उसमें डबल वोटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान भी दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रांतों का जो शिक्षा बजट आएगा, उस शिक्षा बजट के कुछ अंश अर्थात उसकी कुछ धन राशि पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने के दिशा में लगाई जाएगी। ये समझौता के मुख्य प्रावधान। बहुत कम ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो बेसिक चीज पे फोकस करते हैं। वो आएंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, डिजिटल बोर्ड पे काम करेंगे, काम की बात नहीं बताएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या है, अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग क्यों की, या व्हाट डू यू मीन बाय पृथक निर्वाचन, तो पृथक निर्वाचन एक व्यवस्था है जिसमें उम्मीदवार भी पिछड़े समाज का रहेगा और मतदाता भी किस समाज का रहेगा? पिछड़े समाज का रहेगा। जिसके लिए आप दलित शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, पिछड़े समाज का भी प्रयोग कर सकते हैं, वंचित समाज का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात पिछड़ा समाज का मतदाता ही पिछड़े उम्मीदवार को चुनेगा। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पृथक निर्वाचन व्यवस्था कहा जाता है। गांधी को यह डर था कि इसी तरह कई अन्य संप्रदाय के लोग, अन्य जाति के लोग भी पृथक निर्वाचन की मांग करें, जिससे देश टूट जाए। लेकिन अंबेडकर ने अपनी बात उठाई। अंबेडकर ने कहा कि जब मतदाता सामान्य वर्ग का भी हो, मतदाता पूरे शहर का भी हो और उम्मीदवार यदि पिछड़ा ही हो, तो हो सकता है कि ऊंचे वर्ग षड्यंत्र के माध्यम से या अपने कैंडिडेट को खड़ा कर डिप्रेस्ड क्लास के उम्मीदवार को पराजित कर दे। अंबेडकर को इसे हटाने के पीछे यही डर था। लेकिन गांधी ने या समझौता के पक्ष में कहा गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। इसके लिए डबल वोटिंग सिस्टम की गई और एक पैनल के माध्यम से उसमें से 4 प्रमुख उम्मीदवार को चुना गया। पिछड़े समाज के लोग को 2 बार वोटिंग की व्यवस्था की गई। प्राथमिक वोटिंग केवल दलित करेंगे, जिसके तहत जितने सारे कैंडिडेट हैं उसको चुनेंगे। ठीक है, उसमें उम्मीदवार और मतदाता सभी दलित होगा। प्राथमिक में जब उसमें से 4 कैंडिडेट चुने जाएंगे, उसके बाद ही सामान्य वर्ग के लोग वोट देंगे। ऐसी परिस्थिति में अंबेडकर ने विभिन्न पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखने के बाद अपनी मांग, पृथक निर्वाचन की जो मांग थी, उसे छोड़ दिया, समाप्त कर दिया। समझौता हो गया और गांधी ने पिछड़े समाज के विकास के लिए
प्रयास करना प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अर्थात हरिजन उद्धार के लिए मुख्य प्रयास करने लगे। इसी क्रम में उन्होंने हरिजन शब्द, चूंकि यह शब्द गांधी के द्वारा निर्मित नहीं है, गांधी ने हरिजन शब्द को व्याख्या की और हरिजन का मतलब उन्होंने बताया ईश्वर का सेवक, भगवान का सेवक। साथ ही साथ उनके द्वारा दलितों के उत्थान से संबंधित कई पत्रिकाओं की रचना की गई, जिसमें बंधु, हरिजन नामक पत्रिका तथा दलितों के उत्थान से संबंधित हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? 1932 में की गई। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1932 में कही गई। लेकिन गांधी और अंबेडकर के मध्य वैचारिक मतभेद थे। मतभेद का मतलब यह ना होता है कि एक दूसरे का हम अपमान करें। वैचारिक रूप से अंबेडकर गांधी को क्रॉस करते थे, गांधी की बात से वो सहमति नहीं दिखलाते थे। अंबेडकर ने इन संगठनों की स्थापना करने के बाद कहा, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, सक्रिय रूप से कार्य करने से बदलाव होगी। नाम बदलने से कुछ नहीं, सक्रिय कार्य करने से बदलाव होगा। लेकिन इस समझौता के फलस्वरूप 1935 में एक अधिनियम बना, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के तहत मिस्टर सुधीर कुमार, मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझ ले, 1935 के अधिनियम के बाद या इस अधिनियम में पहली बार पिछड़े समाज के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द क्या था? एससी था, जिसे क्या कहा जाता है? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम में कहा गया, या पिछड़े समाज के लिए एससी शब्द का प्रयोग पहली बार कहां मिलता है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा मिलता है। भारत के इतिहास में पूना पैक्ट समझौता का असर यह हुआ कि 1935 भारत सरकार अधिनियम से ही भारत में पिछड़े समाज के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। तथा 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में जो चुनाव हुए, वे चुनाव पूना समझौता के तहत जो प्रावधान थे, उसी प्रावधान के तहत हुए। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद जो देश के बड़े नेता थे, वो एक दूसरे को काफी सम्मान करते थे। गांधी ने कहा, किसे कहा? अंबेडकर को कहा, आप जन्म से अस्पृश्य हैं, लेकिन मैं अस्पृश्य बनना चाहता हूं। वैचारिक गतिरोध थी, लेकिन दोनों शख्सियत, दोनों पर्सनालिटी पिछड़े समाज को राजनीति के मुख्य धारा में लाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि पूना समझौता भारतीय राजनीति में मील की पत्थर साबित होगी। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आने वाले पीसीएस के अलावा कई एग्जाम में लगातार इससे प्रश्न आते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें। लेकिन जाते जाते, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। धन्यवाद।